दोस्तों, हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मौर्य वंश के प्रशासन में आपका स्वागत है। मौर्य वंश के प्रशासन का ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। आइए, इसमें आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं मौर्य प्रशासन में पार्ट 2 प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख क्वेश्चन क्या रहा है दोस्त। वाणिज्य व्यापार मौर्य काल में मौर्य प्रशासन में वाणिज्य की क्या स्थिति थी, आइए जान लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार अरिस्टोनोमाई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा उनकी निर्देशित करने के लिए 10 और स्टेडिया की दूरी पत्थर स्थापित कर लेते थे। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। पौतवाध्यक्ष नापतोल, बटखरे और बाजार और पड़याध्यक्ष जो है व्यापार पर नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे तथा वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाहे जाने वाले बहुत से करों का नाम उल्लेख मिलता है। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार एवं भंडारक का संरक्षक होता था। कर निर्धारण एक ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जाता है और शास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग में प्रयोग किए जाते थे। आइए देख लेते हैं मौर्य काल में उद्योग धंधे किस प्रकार के दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों को पृथक न्यायालय होते थे जो व्यापार और व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी शिल्पियों का संगठन श्रेणी जो था वो शिल्पियों का संगठन था। सार्थवा अनाज से संबंधित व्यापारियों का समूह था। निगम क्या था दोस्त? व्यापारियों का संगठन था। संघ क्या था? महाजनों व देनदारों का संगठन था। समय संगठनों को कानूनी समूह था। समय जो अधिकारी थे वो संगठनों के कानूनी समूह थे। अब आइए जान लेते हैं मुद्रा प्रणाली। मौर्य प्रशासन में मौर्य काल में मुद्रा की क्या व्यवस्था थी, क्या सिस्टम था। मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राज्य की टकसाल का नियंत्रण था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन का राज्य पर एकाधिकार था। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई जिसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, स्वर्ण, करसापर्ण, मासक, काकड़ी, अर्ध काकड़ी का उल्लेख मिलता है। चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे। पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्ट भाग होते थे। सिक्के तांबे के सिक्के 4 प्रकार थे। मशक, अर्धमशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी कहलाते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं वास्तुकला। मौर्य वंश में वास्तुकला की क्या कंडीशन थी दोस्त। तो कला और वास्तुकला में मौर्यों का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। ठीक दोस्त, मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रासाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी का राजप्रसाद था। पत्थर के टुकड़ों और उनके ठूठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं जो 800 स्तंभों
वाले विशाल भवन के अस्तित्व के संकेत करते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। इसका सबसे पुराना उदाहरण बरार की गुफाएं हैं, जो गया से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइए देख लेते हैं दोस्त अशोक के प्रमुख स्तंभ देख लेते हैं मित्र। अशोक के स्तंभ ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित। अशोक ने लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां बनी हैं वह हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मिलती जुलती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क से पहले ज्ञात थी। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों का पॉलिश कर चमकदार करने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। इसका एक प्रमाण मिट्टी में बर्तनों में पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नालीदार तथा प्रस्तर खंडों को जोड़ने से बने हैं, वहीं अशोक के लाट सपाट एक ही पत्थर से बने हैं। दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर था। लोक कला के बारे में देख लेते हैं। तो लोक कला क्या था? मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्रामीणी यक्षिणी की मूर्ति, लोहानी से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख हैं। दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई मूर्ति नहीं है। आइए देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। गंगा के मैदानी क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग है। आहत मुद्रा लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी कला पालिशदार मृदभांड आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा था। इसी काल में मुठ वाली कुल्हाड़ियाँ, हाशिए और फालों के साथ अरा वाला पहिया भी प्रचलित हुआ। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। मकान ईंट एवं लकड़ी के बनते थे। मेगस्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का क्या उल्लेख किया है। पकी ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इस प्रकार छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग से बाहर फैल गए थे। आगे देखते हैं दोस्त। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र, कर्नाटक में भी पहुंचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं तानपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जान लेते हैं दोस्त। मौर्य साम्राज्य के पतन का डॉक्टर डी कौशाम्बी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या प्रमुख कारण थे और किस अर्थशास्त्री ने क्या कहा है, आइए उसके बारे में। किस इतिहासकार ने क्या क्या कहा है, तो डी कौशाम्बी ने क्या बताया दो, आर्थिक कारण, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। किसने बताया है, ये बताया है डी कौशाम्बी ने। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा, धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण क्या हुआ था, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण क्या हुआ था, मौर्य वंश का पतन हुआ। अगला इतिहासकार देखते हैं। हेमचंद्र एवं रायचौधरी ने अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति बताया था। अहिंसक मतलब कि अशोक जो था अहिंसा नहीं करता था, वो हिंसा नहीं करने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ऐसा मानते हैं। कौन? हेमचंद्र राय चौधरी। डी एन झा का क्या कहा, कमजोर उत्तराधिकारी।
DN झा का कहना है दोस्त कि उत्तराधिकारी योग्य नहीं हुए, कमज़ोर हुए, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। अगला देखते हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर ने कहा है केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना, मतलब कि जो अधिकारी थे वो उतना ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, जिसके कारण भी क्या हुआ दोस्त, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते इसका विघटन प्रारंभ हो गया। ह्रास और पतन के अनेक कारण निम्नलिखित है। पहला है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया क्या थी? अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई, जिसने उन्हें पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांड और अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई गई। इससे ब्राह्मणों की आय घटी। अगला देखते हैं दोस्त। अगला, बौद्ध धर्म अपनाने के कारण अशोक ने यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि उनसे नाना प्रकार के यज्ञों मिलने वाली दक्षिणा भी जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए साम्राज्य का शासन ब्राह्मण और मौर्य साम्राज्य के अवशेषों के शासन करने वाले शुंग और कण्व ब्राह्मण थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र और चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वित्तीय संकट क्या हो गया दोस्त? वित्तीय संकट आइए लिख दें। वित्तीय संकट सेना और प्रशासनिक अधिकारों पर होने वाले अधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष क्या हो गया? खाली हो गया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाओं तक गलानी पड़ी थी, मतलब उन्हें गलाकर बेचना पड़ा था। अगला देखते हैं दोस्त, दमनकारी नीति। दमनकारी नीति क्या? अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाई जाए। तो ये रहा दोस्त मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।